स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात करेंगे हम बंगाल की राजनीति की। पंचायत चुनाव हुए और आज नतीजों का दिन है और नतीजे उसी रुझान उसी ट्रेंड पर आ रहे हैं जिसकी संभावना थी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस वक्त आगे दिखाई दे रही है और आपको बता दें पंचायत चुनाव की काउंटिंग में टीएमसी नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर के लिए बीजेपी और लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन, इनके बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। जो ताजा ट्रेंड्स हैं उसके मुताबिक ग्राम पंचायत की 3285 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस फिलहाल आगे है। बीजेपी 678 सीटों पर आगे चल रही है। सीपीएम को 508 सीट पर बढ़त मिली हुई है। तो इस लिहाज से आप देखें तो बीजेपी में और लेफ्ट कांग्रेस के बीच में बहुत अंतर नहीं है। एक वक्त अभी थोड़ी देर पहले था जब लेफ्ट कांग्रेस नंबर 2 पर चल रहे थे। अभी इस वक्त बीजेपी वापस नंबर 2 पर आ गई है, लेकिन नंबर 1 के लिए कोई लड़ाई नहीं है। बहुत आगे ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो दिखाई दे रही है और बीजेपी यही कह रही है कि ये इस चुनाव में बुलेट बैलेट पर भारी पड़ी है। तो एक बार फिर से आपको हम रुझान बता देते हैं फिलहाल चुनाव के, और फिर इस पर जो सियासत हुई उस पर बात करेंगे। फिलहाल जो ट्रेंड्स मिल रहे हैं नतीजों में, ग्राम पंचायत की 678 सीटों पर बीजेपी आगे, टीएमसी 3285 पर, सीपीएम 508 पर, 154 पर। कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन है और बीजेपी फिलहाल नंबर 2 और नंबर 2 नंबर 3 में काफी नजदीकी देखने को मिल रही है। और तृणमूल कांग्रेस इस वक्त निर्विरोध भी कई सीटें वो जीत चुकी है, लेकिन इस बार चुनावों में भी अच्छी खासी बढ़त के साथ ममता बनर्जी की पार्टी अभी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा पंचायत समिति में आप देखें तृणमूल कांग्रेस 261 पर लीड कर रही है। बीजेपी सीपीएम कांग्रेस का भी रुझानों में भी खाता नहीं खुल पाया है। तो इससे आपको इशारा मिलता है कि कितना स्ट्रांग होल्ड इन चुनावों में तृणमूल कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सीपीएम सब ममता बनर्जी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी ने जो हिंसा की है, उनके काडर ने जो हिंसा की है, उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। तो आइए एक बार फिर इन चुनावों में अभी फिलहाल जो ट्रेंड्स बता रहे हैं उसमें राजनीति के कौन से रुझान छुपे हैं उस पर बात करें। बंगाल के चुनाव में ममता की पार्टी जीत तो रही है, लेकिन उस जीत के लिए हिंसा का आरोप उस पर लग रहा है। बीजेपी ने आज कहा कि बंगाल में राज्य सरकार ने हिंसा कराई, सब कुछ कैमरे पर हुआ, लेकिन मोदी रोको मोर्चा बनाने में लगे नेता चुप है। बीजेपी ने पूछा है कि अब मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी कहां हैं? राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं, महागठबंधन का दृश्य दिखाते हैं। कहां है वे सारे नेता? कहां है लालू प्रसाद यादव? कहां है नीतीश जी? कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महागठबंधन के नेता? एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, एक शब्द नहीं निकला है। राहुल जी कहां है आपका? आपकी मोहब्बत की दुकान का कोई जिक्र नहीं है। आप तो पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते थे। मैं बताता हूं राहुल जी, आप आज मोहब्बत की दुकान के विषय में बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके आकांक्षाओं का मेगा मॉल खुला हुआ है। द मेगा मॉल ऑफ योर एम्बिशन। यू वांट टू बिकम द रूलर ऑफ दिस कंट्री बाय हुक और बाय क्रुक। प्रदीप जी, नतीजे तो वही आ रहे हैं जिनकी अपेक्षा थी। अब सवाल ये, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस हिंसा पर जो चुप्पी है वो बड़ी जोर से उसकी आवाज आ रही है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आया, उनसे पूछा गया कि आपको क्या कहना है कि बंगाल में हुई हिंसा पर। उन्होंने कहा हिंसा नहीं होनी चाहिए। जैसे उनको ये नहीं मालूम कि हिंसा कहां हो रही है। उनके अपने लोग जो कह रहे हैं वो बात भी वो नहीं बोल पाए। और आज बीजेपी वही पूछ रही है कि मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी कहां है। भाई इसी रवैये के कारण कांग्रेस के बंगाल हाथ से निकल गया। ममता बनर्जी छोड़कर जाती नहीं कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस सीपीएम से लड़ने को तैयार होती। कुछ समय तक उन्होंने बड़ी कोशिश की, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी लड़ने की। आखिर में उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है सीपीएम से लड़ने में, तो अगर लड़ाई लड़नी है तो मुझे ही लड़नी पड़ेगी। और जो राइटर्स बिल्डिंग पर जो हुआ था कांड, जो एक आदिवासी लड़की को लेकर वो गई थी, उसके मामले को लेकर गई थी और लाठीचार्ज हुआ था और कसम खाकर आई थी कि राइटर्स बिल्डिंग में तभी आऊंगी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। उसके 1 साल बाद उन्होंने छोड़ दिया। ये 97 की बात है, 98 में अपनी पार्टी बना ली। हाँ, कांग्रेस छोड़ दी।
तो ये जो शुतुरमुर्गी रवैया है कि जो हमको सूट नहीं करता उसके बारे में चुप रहे हैं, तो लोग भी देखते हैं। अच्छा, छुटपुट हिंसा हुई हो, कोई एक किसी को चोट लग गई हो या किसी दुर्घटना में कोई मर गया हो तो अलग बात होती है। इतने बड़े पैमाने पर और प्रायोजित हिंसा जिसके बारे में हाई कोर्ट बोल रहा है कि और जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में कह रहा है कि हमको विश्वास नहीं है कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकते हैं। और अब रिपोर्ट मांग ली है, बीएसएफ से भी मांगा है और राज्य सरकार से भी और स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी। बीएसएफ का कहना है कि हमको सूची ही नहीं दी गई कभी कि सेंसिटिव बूथ कौन से हैं, इलाके कौन से हैं। अब जो भी सेंट्रल फोर्स जाती है उसको उसके डिप्लॉयमेंट का अधिकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को चुनाव के समय। तो डिप्लॉय तो वो करेंगे, उनको तय करना है कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तो ये लेकिन ममता बनर्जी को मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ये बात समझ में नहीं आ रही है। यही सीपीएम करती थी फिर भी वो जीती। तो ये जीत वो तो विक्टिम बता रही हैं खुद को। उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं इस बार हम विक्टिम हैं, हमारे लोग मारे गए, ज्यादा मारे गए। जब हिंसा होगी तो दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तरफा हो। होता ये है कि जो आपके लोग जो करते हैं उसको पुलिस प्रोटेक्शन होता है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। उधर से जो होगा वो पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, मुकदमा चलेगा, जेल जाएंगे। ये फर्क होता है दोनों की हिंसा में। लेकिन जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो एक इंडिकेशन है कि राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो सागर दीघी से शुरू हो गई थी जो बाई इलेक्शन हुआ विधानसभा का। सीपीएम ने बहुत समझदारी का काम किया था पिछले विधानसभा चुनाव में। उन्होंने अपने सारे कैंडिडेट बदल दिए, सब नए लड़कों को उन्होंने टिकट दिया था, मैदान में उतारा था। उसका असर धीरे धीरे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। तो सीपीएम थोड़ी खड़ी होती हुई पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बटेगा, बट रहा है। सबसे बड़ी चिंता उनकी यही है। वो जो बार बार एकता के किसी भी प्रयास में जा रही हैं वो इसीलिए वो इंश्योर करना चाहती हैं कि किसी तरह सीपीएम और कांग्रेस कह दे कि पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ेंगे या 2-4 सीटों पर जो है समझौता कर ले। तो वो सीपीएम और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में खड़े नहीं होने देना चाहती। उनको लगता है कि इनके आने का मतलब है कि हमारा वो मुस्लिम वोट बटेगा और थोड़ा भी उसमें से खिसकेगा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी। सीपीएम का मतलब इस चुनाव में नंबर 2 पर आना ममता बनर्जी के लिए अच्छा संदेश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीपीएम कांग्रेस के जो गठबंधन है अगर वो नंबर 2 पर आता है या नंबर 3 पर भी अच्छी स्थिति में आता है तब भी अच्छा संदेश नहीं है। विनोद जी, नहीं, देखिए सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन अगर नंबर 2 पे या नंबर 3 पे बहुत मार्जिनल अंतर बीजेपी के साथ उसमें आता है तो निश्चित रूप से इसमें एक समस्या तो आएगी। विपक्षी एकता जो बंगलौर में बैठक होने वाली है उसमें थोड़ा सा रस्साकसी और बढ़ेगी बंगाल को लेकर के, क्योंकि अपनी एक तरफा जीत से जहां ममता बनर्जी ये दावा करेंगी कि बंगाल तो सिर्फ उनका है, वहीं सीपीएम और कांग्रेस गठजोड़ जो है वो अपना हिस्सा भी मांगेगा कि भाई अगर आपने इतना जीता है तो हमने भी इतना जीता, हमारी भी स्थिति बढ़ रही है। तो वो हिस्सेदारी को लेकर के एक रस्साकसी तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक हिंसा की बात है तो हिंसा तो निश्चित रूप से शर्मनाक है, निंदनीय है। और ये प्रदीप जी ने जैसे कहा कि कांग्रेस के हाथ से बंगाल इसलिए निकल गया, कांग्रेस के हाथ से सिर्फ बंगाल ही नहीं निकला, कांग्रेस के हाथ से उत्तर प्रदेश इसलिए निकल गया, कांग्रेस के हाथ से बिहार इसलिए निकल गया कि जिन दलों ने कांग्रेस से उसकी जमीन छीनी, कांग्रेस उन्हीं के साथ खड़ी दिखाई दी, तो जाहिर है उसका वोटर जो है वो चला गया बीजेपी के साथ। और जहां जो दूसरा वोटर था, मुस्लिम वोटर था, वो चला गया उन्हीं क्षेत्रीय दलों के साथ कि भाई जब हमको वाया कांग्रेस जाना है तो हम सीधे क्यों ना चले जाएं। तो ये तो कांग्रेस की दिक्कत बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सब राज्यों में रही है। लेकिन हिंसा के मामले में कांग्रेस की मजबूरी ये है कि अधीर रंजन सरकार तो बोल रहे हैं, उनको छूट है बोलने की, अधीर रंजन चौधरी क्षमा कीजिएगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी इसलिए नहीं बोलेंगे कि बंगाल की बैठक होनी है, बंगलौर की बैठक होनी है। उस बैठक से पहले कोई ऐसा बयान नहीं देगा जिससे ममता बनर्जी नाराज हो। जबकि राहुल गांधी इस बंगाल के मामले में ही ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले बोला नहीं है। मेघालय के इलेक्शन में याद उन्होंने काफी खरी खोटी सुनाई थी। देखो क्या है, राजनीतिक जब वो चाहते हैं बोलना तो बोलते हैं। राजनीतिक सबके ऊपर लागू होता है। भाई मेघालय में ही अमित शाह और मोदी जी ने क्या बोला था मुकुल संगमा के बारे में, उसके बाद तुरंत सरकार बना ली मिलकर के। तो राजनीतिक दल समय के हिसाब से चुप रहते हैं, समय के हिसाब से बोलते हैं। त्रिपुरा में जब विधानसभा चुनाव में हिंसा हुई, जब कांग्रेस ने आके आरोप लगाया कि उनके लोग जो है जानलेवा हमला हुआ, सब हुआ, तो बीजेपी चुप थी उस पर। वहां भी हिंसा हुई। अब संबित पात्रा पूछ रहे हैं राहुल गांधी कहाँ है,
तो अभी तो कांग्रेसियों को जवाब देना चाहिए राहुल गांधी कहाँ है। वैसे राहुल गांधी तो मणिपुर भी गए हैं। तो इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों में चलेंगे, लेकिन एक स्वर से हिंसा की निंदा होनी चाहिए, चाहे वो बंगाल की हिंसा हो, चाहे वो त्रिपुरा की हिंसा हो। चुनावी हिंसा कहीं भी है वो जायज नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए कलंक है। अच्छा, मणिपुर में तो सबने इस्तीफा मांगा, मैं कंपेयर नहीं करना, मैं तो उसकी बात कंपेयर भी नहीं कर सकते मणिपुर और बंगाल को। मैं त्रिपुरा की बात कर रहा हूं, त्रिपुरा में चुनावी हिंसा हुई थी चुनाव के समय। नहीं, मुझसे आज किसी ने पूछा कि क्या बंगाल में कुछ होने जा रहा है, क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन आजकल नहीं लगते बिल्कुल, बस, और सरकार ने कभी ऐसा कोई इशारा भी नहीं किया। लेकिन बंगाल में कई लोगों को लगता है कि ऐसे हालात हैं कि आप कुछ एक्शन लिया जाए। गवर्नर दिल्ली में, उन्होंने कहा मैं इंश्योर करूंगा कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। कैसे करेंगे इंश्योर आप? नहीं, वो कह सकते हैं, केंद्र को रिपोर्ट भेज सकते हैं, केंद्र जो है राज्य सरकार से जवाब मांग सकता है, यही सब होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो बीजेपी में मतलब ऊपर जो राय है कि भाई इतने बड़े बहुमत से जीत कर आने वाली सरकार को अगर आप बर्खास्त करते हैं तो उसका मैसेज अच्छा नहीं। क्या इस पर विचार भी हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से एक समय में तो बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी बन गई थी, बीजेपी का कैडर रिवोल्ट करने को तैयार हो गया था। खासतौर से जब चुनाव के बाद 21 के बाद जो हिंसा हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, घर जलाए गए, बलात्कार हुआ, पलायन हुआ, ये सब हुआ, तो उस समय इस पर निश्चित रूप से विचार हुआ था। लेकिन ये हुआ कि भाई अभी इतना बड़ा मैंडेट लेकर आई है कोई पार्टी, तो उसकी सरकार को बर्खास्त कैसे कर देंगे। ठीक, हर्षवर्धन जी, 3 विषय हैं जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। क्या कोई एक्शन सेंटर ले सकता है बंगाल की हिंसा पर? चुनावों का क्या इशारा आपको दिखाई दे रहा है? और हिंसा पर चुप्पी। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर कोई ऐसा एक्शन तो नहीं होने जा रहा है। जब पिछली बार विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था और जब धनखड़ जी थे वहाँ, तो धनखड़ जी ने बाकायदा अमित शाह जी को जो रिपोर्ट गृह मंत्री को भेजी थी, उस रिपोर्ट में यही जिक्र था कि अब यहाँ हालात राज्य के हिसाब से निकल चुके हैं उनके हाथ से, कानून व्यवस्था वो नहीं संभाल पा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ये उनकी रिपोर्ट का हिस्सा था, और सिर्फ रिपोर्ट का हिस्सा नहीं था, उन्होंने बाकायदा, और मेरे साथ बातचीत में उन्होंने कहा था, कई और जगहों पर भी कहा था कि मैं कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते शर्मसार हो रहा हूं, यहां कानून व्यवस्था बिल्कुल शून्य हो गई। वो उसको गए भी थे, कई जगह उन्होंने दौरा किया था, अभी के भी राज्यपाल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां तक जब भारतीय जनता पार्टी जाके राष्ट्रपति शासन की ओर नहीं गई, तो शायद उसके मन में ये एक बात रही होगी कि भाई इतने बड़े मैंडेट से आई सरकार है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के भीतर विशेष करके शीर्ष नेतृत्व, जिसे हम सीधे कहें कि अमित शाह जो सोचते हैं कि अगर 75-77 तक भाजपा पहुंच गई, इसका मतलब कि बीजेपी अब रेजिस्टेंस के तौर पर आगे बढ़ चुकी है, लड़ रही है, वहां उसकी अपनी कहानी शुरू हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं कि बिगिनिंग शुरू हो चुकी है। अब वो बिगिनिंग आगे कहां तक जाएगी, उसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाने से वो रुक जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति शासन नहीं लगने वाला है। जहां तक ये एक जिसको कहा जा रहा है कि हिंसा पर चुप्पी क्यों है, तो भाई ये तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि त्रिपुरा हो या मणिपुर हो या देश के किसी हिस्से से इसकी तुलना नहीं हो सकती। वो सारे के सारे वन ऑफ इंसिडेंट है, एक घटना हो गई, एक चुनावी हिंसा हो गई, एक जगह कोई मारपीट हो गई, एक कोई 2 दल लड़ गए। यहां नियमित तौर पर सत्ता के संरक्षण में इस तरह की हिंसा होती है, हत्या होती है। मुझे लगता है कांग्रेस उस पर न बोल के लोकतंत्र का बहुत बुरा कर रही है, और यह चुप्पी खतरनाक है। एक लाइन में बस तीसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं ना कि लेफ्ट और कांग्रेस का गठजोड़, हाँ, लेफ्ट के गुंडे टीएमसी में चले गए, ये सबसे सामान्य धारणा है बंगाल में। आप किसी से उतरते पूछिए, वो कहेंगे लेफ्ट के गुंडे शिफ्ट कर गए। उन्होंने एक क्षण लगाया ही नहीं, वो डरे होंगे कि सरकार अब आई है, ममता जी इतनी पीड़ित रही है, टीएमसी इतनी पीड़ित रही है, तो अब क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लड़कर उन्होंने दिखाया कि सत्ता के भी गुंडों से लड़ा जा सकता है। मुझे लगता है कि अब लेफ्ट के लोगों को लग रहा होगा कि हम उधर रेजिस्टेंस करें। और जो देखिए, जो बार बार कहा जा रहा था, जिसको कल की चर्चा हम लोगों ने भी की थी, वो ऐसी कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत मरे। इसका मतलब वो पॉकेट्स जहां मुसलमान पूरी तरह से शिफ्ट कर गए थे टीएमसी के साथ, अब वहां रेजिस्टेंस तैयार हो गया है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों। अच्छा, बिहार पर बढ़ते हैं जरा। बिहार से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। आपको इस वक्त की ताजा खबर बता दें, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर के विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा हुआ है और बीजेपी ने वॉकआउट किया। वो मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में, ये तब का मामला जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उसमें चार्जशीट अब हो चुकी है तेजस्वी यादव के ऊपर भी। और यही वो मामला है जिस पर 2017 में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया था करप्शन का हवाला देते हुए,
और बीजेपी के साथ चले गए थे, आरजेडी का साथ छोड़ दिया था। और आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है, जमकर हंगामा विधानसभा के अंदर हो रहा। थोड़ा सा आप सुनिए, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। प्रश्न का जवाब हुआ, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, ऐसा आचरण अशोभनीय है। प्रजातंत्र के ऊपर आपके प्रश्न का जवाब हुआ। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और चार्जशीटेड मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता है। और परंपरा भी रही है, जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, माननीय आरएन सिंह, माननीय रमाधार सिंह, माननीय मंजू वर्मा, माननीय मेवालाल चौधरी और कार्तिक सिंह को जब मुख्यमंत्री ने हटाया एफआईआर होने पर, तो ये तो चार्जशीटेड है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को मंत्रिमंडल में बैठाकर सत्ता चलाना पूर्णतः गलत है। ये लोगों के साथ विश्वासघात है। अब मजेदार बात यह है कि बीजेपी तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है, वो उप मुख्यमंत्री, और बिहार में चर्चा ये चल रही है कि वो मुख्यमंत्री कब बनेंगे। तो इस्तीफे का तो खैर कोई सवाल ही नहीं। और आज नीतीश कुमार साहब से ये सवाल हुआ, कल की उनकी बैठक थी, उसमें सवाल हुआ कि बीजेपी हंगामा कर रही है, उप मुख्यमंत्री के ऊपर चार्जशीट हो गई है, लालू यादव जी के जमाने में जो घोटाला हुआ या जो भी करप्शन हुआ उसका आरोप है। उन्होंने कहा यही माहौल 2017 में इन लोगों ने बनाया था। ये नहीं उसमें जोड़ रहे हैं कि 2017 में हम भी ने इनका साथ छोड़ दिया था। कह रहे हैं 2017 में भी तो यही हुआ था। वो ये कह रहे हैं 2017 में भी ऐसे किया था, लग रहा था कुछ होगा और कुछ नहीं हुआ, हम छोड़ के चले गए। तो उन्होंने उस समय तो आरोप ही लगा था, एफआईआर दर्ज हुई थी सिर्फ, तब वो जवाब मांग रहे थे। अब तो चार्जशीट हो गई। लेकिन ऐसा है कि ये दूसरा उदाहरण होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन था अब तक जयललिता का, कि चार्जशीट होने के बावजूद पद पर बनी रही थी। तेजस्वी यादव अगर बने रहते हैं तो ये दूसरा उदाहरण होगा। या आपको कोई शक है बने रहने में उनके? नहीं, बिल्कुल शक है। अच्छा, उनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। यहां से नहीं देंगे, अदालत के कहने से देंगे। तो जो मंत्री, जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है, अगर वो मंत्री बने रहे हैं तो उनको अदालत के दबाव में इस्तीफा। सर, खबर तो ये है कि लालू यादव बड़ा दबाव बना रहे नीतीश कुमार के ऊपर कि आप हटिए, अब इनको दीजिए कुर्सी। ये एग्रीमेंट है करके आए हैं नीतीश कुमार की, 24 से पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद सौंप देंगे। नहीं तो क्या उसके लिए उनको पहले अदालत से अब रिलीफ लेना पड़ेगा? निश्चित रूप से। अब जो स्थिति है उसमें ईडी किसी भी समय उनको गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट भी हो सकता है। अरेस्ट बिल्कुल हो सकता है। चार्जशीट, भाई एक बार चार्जशीट हो गई तो अरेस्ट का रास्ता तो खुल ही गया। अरेस्ट क्यों नहीं हो रही है ये पता नहीं, उसका कोई पॉलिटिकल कारण भी हो सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि चार्जशीट होने के बाद अरेस्ट उसका अगला बड़ा स्वाभाविक कदम है। तो इसलिए वो गिरफ्तार किसी भी समय हो सकते हैं। नहीं, ये तो इससे तो बिहार बिल्कुल सर के बल खड़ा होने वाला है वहां की राजनीति। इसका मतलब तो ये है। नहीं, बिहार तो हमेशा कभी पैर के बल कभी सर के बल खड़े रहता रहा है। और आप याद करिए, जब लालू प्रसाद यादव चार्जशीट हुई थी और उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था और राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। नहीं, लालू ने चार्जशीट से पहले दे दिया था इस्तीफा, लेकिन आरोप लगा था, एफआईआर हो गया, गिरफ्तारी होने वाली थी, चार्जशीट तो उसके बाद हुई है, लेकिन इस्तीफा दिया था लालू जी ने। अब चूंकि लालू जी ये देख चुके हैं कि इस्तीफा देने के बावजूद वो बच नहीं पाए उसके पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से, तो वो सोच रहे हैं कि भाई मैं अपनी इस्तीफा क्यों दिलाऊं अपने बेटे का। दरअसल एक जयललिता का उदाहरण तो अभी दिया प्रदीप जी ने, एक जो हमारे दिल्ली में जो उदाहरण जो अरविंद केजरीवाल दिखा चुके हैं कि दोनों मंत्री जेल से ही मंत्री बने रहे, जो मतलब अद्भुत हुआ, उसके पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि अटल जी ने बूटा सिंह का इस्तीफा ले लिया था जब उन पर खाली आरोप तय हुए थे, संज्ञान मतलब लिया गया था आरोपों का, तब इस्तीफा ले लिया था। यूपीए सरकार ने बहुत सारे इस्तीफे हो गए। जेल जाने के बाद तो सर मजबूरी हो सकती है, लेकिन चार्जशीट और मुकदमा ये सब तो, ये तो मजबूरी है। विपक्ष तो कहता है ये सब तो फर्जी है मुकदमे। अब तेजस्वी यादव कहते हैं मैं बालिग भी नहीं था उस वक्त। हाँ, नहीं, वो तो बालिग नहीं थे, बात सही है। अब वो कानूनी पेच है, क्यों उनको अब आरोपी बनाया गया, क्यों अभियुक्त बने, वो अलग बात है, वो एक अलग बहस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में इस तरह के तमाम कीर्तिमान हम लोगों को लगातार देखने को मिल रहे हैं। कायदे से नैतिकता का तकादा तो ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर अदालत से रिलीफ नहीं मिलती है तो इस्तीफा दे देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को जो सरकारी पद पर हो। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का उदाहरण सामने है। नहीं, क्यों और आज कितने गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस ने जो लगाए वो सामने आए चार्जशीट में। भाई सेंथिल बालाजी का देख लीजिए,
तो नहीं, अब दो बातें हैं। देखिए, चर्चा अभी तक तो ये चल रही थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार उनके लिए जल्द कुर्सी छोड़ेंगे। बीजेपी के कई नेता तो जो है वो खुलकर कह रहे थे ये 10-15 दिनों के अंदर हो जाएगा। अब प्रदीप जी का कह रहा है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, इस्तीफा पहले होगा। अब जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कानूनी रूप से तो अब काफी गंभीर मामला हो गया ना चार्जशीट होने के बाद। आरोप पत्र अगर कोर्ट में पहुंच जाता है, अब वो तभी हो सकता है जब अदालत से उनको कोई राहत मिले। जब अदालत उस आरोप पत्र को या तो निरस्त करे या अदालत, इस अदालत के बाद वो ऊंची अदालत, ऊपर की अदालत से उनको राहत मिले, तब मामला आप कोर्ट में पहले जाएगा। मामला कोर्ट में है। हर्षवर्धन जी, इस्तीफा या तेजस्वी मुख्यमंत्री? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो नैतिकता वाला जो तकाजा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये वैसे ही नेताओं पे असर नहीं करती। और यहाँ तो आप लालू जी के परिवार की बात कर रहे हैं। लालू जी जो जेल से अभी एक तरह से कहें कि पूरी तरह से बरी तो है नहीं, वो तो दोषी हैं, जेल में ही हैं, घूम रहे हैं, चूंकि स्वास्थ्य वगैरह उनका ठीक नहीं था। वो कहते हैं हम फिट हो गए, नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे। तो ऐसे परिवार के व्यक्ति से आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि चार्जशीट की वजह से वो त्यागपत्र दे देगा, तो मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। ये दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कुछ दूसरी चीज देख रही है। वो ये देख रही जो तेजस्वी की महत्वाकांक्षा है। और कई बार होता है ना कि हमको लगता है कि अच्छा ठीक है, अब तो ये हो जाए, तो जो शायद 24 या 25 में होना है, तो सचमुच वो लालू जी चाह रहे होंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री तो बन ही जाए। जेल जाएगा तो मुख्यमंत्री जेल जाएगा, और राजनीति में तो ये अच्छा ही होता है ना, मुख्यमंत्री जेल चला गया तो उसको सिंपैथी फैक्टर मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और ये कोई दबी छिपी हुई बात नहीं है कि महत्वाकांक्षाएं सबके अंदर होती है। जिन ललन सिंह को लेकर आज बहुत कुछ कहा जा रहा है, वही ललन सिंह आरसीपी सिंह के अध्यक्ष बनने पर नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, जबकि नीतीश और ललन सिंह जी का जो गठजोड़ है, जो मित्रता है, जो दोस्ती है, वो बिहार में जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी की स्थिति में मैं उनको इस्तीफा देते हुए नहीं देखता हूं। किसी भी स्थिति में वो ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे मिल जाए, और नीतीश जी को हो सकता है कि ये जो बैठक होगी इसमें अभी 18 तारीख को, उसमें संयोजक बनवा दिया जाए और उनसे कहा जाए कि अब आप एक मिनट में थोड़ी क्लैरिटी और हम बिहार के विषय पे प्रदीप जी से ले लेते हैं। देखिए सर, बहुत से लोगों को ये लगता है कि नीतीश कुमार देर सवेर दोबारा बीजेपी के साथ आएंगे। पहले तो इसकी क्या कोई गुंजाइश बची हुई है? दूसरी चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में बन नहीं रही है। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह को लेकर के दोनों के बीच में काफी कोल्ड वॉर चल रही है, ऐसा मानना है। लालू यादव जी का बड़ा प्रेशर है। अभी मल मास में मेला लगता है, वहां पर राजगीर में बड़ा मेला लगता है राजगीर में। वहां पोस्टर होर्डिंग में केवल नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कोई झगड़ा है? नहीं, झगड़ा तो हमेशा रहेगा। देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव या आरजेडी कहें, जेडीयू आरजेडी में कभी बनेगी नहीं। नीतीश कुमार जो है वो मजबूरी में गए, उनको लग रहा था कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ लेगी, तो वहाँ से आए थे जब, तब भी इसी डर से आए थे। उस समय लग रहा था कि आरजेडी हमारी पार्टी तोड़ रही है, तो इस डर से वो भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। लेकिन दोनों के संबंध बड़े अच्छे हो नहीं सकते, क्योंकि नीतीश कुमार पूरा कंट्रोल चाहते हैं सरकार पर, जो बीजेपी के समय उनको मिलता था, आरजेडी के समय नहीं मिलता है, तो वो उनकी समस्या है। दूसरा, देखिए, जहाँ तक इस्तीफे की बात है, तेजस्वी यादव थोड़े चाहेंगे इस्तीफा देना, वो तो कन्विक्ट हो जाएंगे तब भी नहीं देना चाहेंगे। सवाल यह है कि कानून क्या कहता है। ठीक है, इस्तीफा देना और इस्तीफा देना पड़ेगा, ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो कानूनन उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक उनको अदालत से और कम से कम सुप्रीम कोर्ट से ऐसी बड़ी राहत नहीं मिल जाती, जिसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। जिन लोगों ने जमीन दी है और उनकी नौकरी अभी चल रही है, जमीन के कागजात हैं, उसमें कोई मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का वो नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।